पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए अपनी टीम्स का ऐलान कर दी है, टेस्ट की भी, ओडीआई की भी और टी20 की भी। पहले टी20 सीरीज़ है, उसके बाद ओडीआई सीरीज़ है, फिर टेस्ट सीरीज़ है। पहले मैं आपको टी20 सीरीज़ का बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम है, हारिस रऊफ हैं, जहादाद खान है। अब जहादाद खान की जो अगर बात करें ना, यार मुझे कोई इतना ज़्यादा इसने इम्प्रेस किया नहीं है पाकिस्तान टीम में आके। और मैं अभी चाहता था कि ये ना पाकिस्तान ए के टूवर्स करे, उसमें ये रेगुलरली खेले, क्योंकि इस वक्त हमें ये पता नहीं है कि इसका पोटेंशियल क्या है। ये बैटिंग में हमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या करके दे सकता है। सेम फॉर द बॉलिंग, आई थिंक कि बॉलिंग में ये प्रॉपर एज अ बॉलर खेल सकता है या एज अ ऑलराउंडर इसको डाला जाए। सो इस पे अभी आई थिंक मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा सोचना चाहिए। इससे बेहतर चॉइस मुझे अब्बास अफरीदी की लगती है, जो कि आई थिंक इस टीम में तो है बिल्कुल वो। लेकिन आई थिंक हम किसी और को भी मौका दे सकते थे। जिस तरह अब अगर आगे देखें तो जहादाद खान के बाद अब्बास अफरीदी है, फिर मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद इरफान खान है। इरफान खान के बारे में मेरा यही सोचना है कि इसका रोल क्या है टीम में। कि जिस तरह अब जहादाद खान की अगर बात की जाए, सो उसमें थोड़ा समझ ये आता है कि वो बॉलिंग हमें पूरी दे सकता है, लेकिन बॉलिंग में उसने कोई इतना ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं है अभी। मेरे ख्याल से इस टूर पे, जिम्बाब्वे के टूर पे इसने भी एक आउट किया है। मेरे ख्याल से पिछले मैच में एक आउट किया था, या एक आउट किया था इसने आई थिंक। सो कोई इतनी इंप्रेसिव इसकी बॉलिंग थी नहीं। सेम इरफान खान का भी मुझे अब रोल का पता ही नहीं है कि वो प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है, और एज अ बैटिंग में उससे हम चाहते क्या कि वो हार्ड हिटिंग करे एंड पे आके। सो क्योंकि इसको डोमेस्टिक में भी हमने को इतना ज़्यादा देखा नहीं हुआ अभी, मे भी इतनी ज़्यादा खेला भी नहीं है। इसकी एक इनिंग मुझे याद है जो कि अभी रिसेंटली चैंपियंस कप में थी, और उसमें अगर देखें तो वो 100 जो था, अब उसमें इसने पूरा टाइम लिया था, वो वनडे टूर्नामेंट था, उसमें इसने पूरा टाइम लिया था। उसके बाद जाके इसने फिर 100 किया था, जो कि अच्छे आई थिंक स्ट्राइक रेट से किया था। लेकिन ये मतलब वो चीज़ नहीं नजर आई थी कि ये बैटिंग करने जाएगा और साथ ही मारना शुरू कर देगा। टीम को ज़रूरत आई थिंक उस तरह के बैट्समैन की है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई इरफान को नहीं होना चाहिए, लेकिन इरफान का रोल आई थिंक डिफाइन करना चाहिए। इसने अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। आई थिंक आस्ता आस्ता फिर ये क्लियर हो जाएगा कि इसका रोल क्या है टीम में। सो उसके बाद उमैर बिन यूसुफ है। अब मैंने नहीं ये सोचा था कि उमैर बिन यूसुफ टी20 की टीम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। मुझे था कि शायद फ़खर जमान वापस आ जाए। मे बी आई थिंक वो पूरी तरह से शायद अभी फिट नहीं हुए, या आई थिंक उनको रेस्ट भी अगर दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ठीक है। उसकी वजह ये है कि अभी हमने ना नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिया था, तो हम आगे साउथ अफ्रीका टूर में भी दे सकते थे। और मुझे एक और रीज़न ये लगता है कि अगर आप देखो ना, फ़खर जमान को अगर मोस्टली देखो तो वो थोड़ा सा तंग होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस हो, और बॉल थोड़ा रुक के आता हो और बाउंस भी होता हो, वहाँ पे उसको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल होता नहीं है। अगर आप देखो तो एशियन कंडीशंस में वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। हमने दुबई में भी उसको देखा है, हमने अगर आप बात करें तो हमने पाकिस्तान में भी उसको देखा है, इंडिया में भी आपने देखा था, एक दो इनिंग्स उसने खेली थी। सो आई थिंक मे बी अगर उस तरह से है तो वो भी ठीक है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें ना अब डिफरेंट टीम्स बनानी पड़ेंगी। हम ये नहीं कर सकते कि मतलब इसको खिलाना ही खिलाना है, और उस चक्कर में हम टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो ख़राब ही कर दें। अभी आप इसमें देखें तीनों फॉर्मेट्स में कुछ कॉमन प्लेयर्स हैं जो कि आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब होता है उनकी वजह से। लेकिन आगे उनके बारे में बात करते हैं फिर। उमैर के बाद साइम अयूब है। अब साइम अयूब तीनों फॉर्मेट्स में है। अब साइम बिल्कुल होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसको टीम में होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि साइम की रिप्लेसमेंट कोई ना हो। कि साइम, मैं समझता हूँ कि हमें जिस तरह अब आपको कामरान गुलाम नजर आया कि बाबर जब नहीं खेलेगा तो कामरान उसकी जगह पे खेलेगा, इसीलिए साइम की जगह मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई हो। जिस तरह फ़खर अब आएगा, इमाम एक अच्छा ओपनर है, टेस्ट में उसको भी होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है अभी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि दो तीन ओपनर्स हमारे पास होने चाहिए। अब इसमें उमैर है, फ़खर नहीं है। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि ये अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम प्लेइंग 11 क्या उतारते हैं। क्या बाबर, रिजवान और सलमान तीनों उतरेंगे? मुझे इस वक्त ये कॉम्बिनेशन देख के लग रहा है कि सलमान नहीं खेलेगा प्लेइंग 11 में। इस वक्त मुझे ये लग रहा है, लेकिन कोई पता भी नहीं है, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं खेलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऐसे कोई जगह बनती नहीं है। कॉम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए हमें अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा प्लेयर भी नजर नहीं आएगा। तैयब ताहिर है, अब
तैयब ताहिर को मैं समझता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे ये 2 फॉर्मेट पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद उस्मान खान है। अब उस्मान खान अगर खेल रहा है तो वो भी आई थिंक होगा। अब इसको भी आई थिंक उसी तरह से मौके दिए जा रहे हैं जिस तरह साइम को दिए गए थे, और मैं इसको ठीक समझता हूँ। लेकिन आई थिंक ये जिस तरह से आए थे ना, उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मोहम्मद हफीज बहुत दफ़ा इसमें बात कर चुके हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि वो ठीक भी कहते हैं कि यार डोमेस्टिक बाकी प्लेयर्स फिर क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम डोमेस्टिक खेलते हैं। अब ठीक है, अब इनको इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए अगर वो खेल रहे हैं और परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि इनको अपनी फिटनेस पर थोड़ा सा काम करना है, और परफॉर्म आई थिंक मैं इनसे बड़ा इंप्रेस हुआ। इन्होंने एक इनिंग ऑस्ट्रेलिया में भी खेली थी, और मैं इनसे बड़ा इंप्रेस था कि मुझे लगता था कि शायद ये ना कंडीशंस इनको फ़र्क थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन एक इनिंग जब इन्होंने वहाँ पे खेल दी थी। लेकिन वही बात है कि इतनी डिपेंडेंसी इनके ऊपर भी हम रख नहीं सकते कि यार ये तो हर मैच में परफॉर्म करेगा। जिस तरह बाबर को हम देखते थे, रिजवान को भी देखते थे। सो आई थिंक इनको प्रूफ बहुत ज़्यादा करना है, और इनको अगर मौके मिल रहे हैं तो इनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। सो इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, इसमें जो इंटरेस्टिंग है ना, वो है सुफियान। अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि सुफियान को साउथ अफ्रीका में सिलेक्ट किया जाएगा। मुझे नहीं इस चीज़ की उम्मीद थी, क्योंकि ये वनडे टीम में भी आई थिंक ये है, और मुझे था कि हम मे बी उसमें कुछ कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ना अगर आप तीनों टीमें जब देखोगे ना, तो आपको मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती कि जिस तरह आप साजिद खान टेस्ट की टीम में नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे स्पिनर्स क्यों डाली है, वो भी साउथ अफ्रीका में मैचेस है। तो आई थिंक आगे देखते हैं। उसके बाद अगर ओडीआई की टीम देखें तो उसमें भी मोहम्मद रिजवान है, फिर अब्दुल्ला शफीक है। अब अब्दुल्ला पे भी ना मैं समझता हूँ कि अब क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसको बहुत रेगुलरली आई थिंक स्कोर करना पड़ेगा। इसी तरह अब्दुल्ला के साथ अब इसमें साइम ही ओपन करेंगे, क्योंकि फ़खर तो है नहीं। फिर बाबर आजम है, हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ की अब अच्छा, मुझे ना एक चीज़ कंफर्म नहीं है कि इन्होंने रिटायरमेंट टेस्ट से दे दी हुई है कि नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना वो साउथ अफ्रीका में है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में अगर ये खेलते ना तो ये साउथ अफ्रीका को तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनकी पेस है। अब अगर हम टेस्ट की टीम जब देखते हैं, उसमें कोई ऐसा बॉलर हमें नजर नहीं आता कि जिसकी पेस अच्छी हो, 145 150 की पेस में बॉल करता हो। तो वो आई थिंक अगर इन्होंने वहाँ से नहीं दी थी और ये खेलना चाहते थे, तो इनको आई थिंक सेलेक्ट किया जा सकता था। मुझे लगता है शायद ये खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि यार मेरी बॉडी इजाज़त देती नहीं है, इस वजह से शायद नहीं है। सो आई थिंक फिर इनको क्लियर करना चाहिए कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। सो उसके बाद कामरान गुलाम है, जो कि आई थिंक पता है। अब यहाँ पे देखना है कि कामरान गुलाम यहाँ पे खेलेंगे कैसे, क्योंकि अब कामरान गुलाम 5वें नंबर पे, यार ये ना मुझे थोड़ा सा ना, अब मुझे इनकी अच्छी बात ये लगती है कि ये ना स्कोर बोर्ड को चलाते रहते हैं, मतलब बिल्कुल डक नहीं करते। सो आई थिंक ये भी ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि तैयब ताहिर को तो हमने इसमें खिलाना है। अगर तैयब ताहिर और मोहम्मद इरफान खान है, मुझे देखना पड़े तो मैं तैयब को खिलाऊंगा। सो आई थिंक तैयब को हमने खिलाना है, और अगर हम तैयब को भी खिला देते हैं, कामरान गुलाम को भी खिला देते हैं, इरफान को भी खिला देते हैं, तो फिर हमें 7 तक प्रॉपर बैटिंग रखनी पड़ेगी। सो अब ये देखते हैं। अब सलमान आगा भी है, सलमान आगा फिर कहाँ खेलेगा। सो आई थिंक ये भी ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाइड बॉल में स्पेशली कॉम्बिनेशन के बड़े इश्यूज हैं। उसके बाद अगर देखें तो शाहीन अफरीदी है इसमें। शाहीन अफरीदी उसमें भी थे, T20 में भी और वनडे में भी है, और शाहीन अफरीदी टेस्ट में नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इनको पूरा फोकस इस वक्त इस पर करना चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट खिला के इनको आई थिंक उतना बर्डन इनके ऊपर डालना नहीं चाहिए। फिर सुफियान है, तैयब है और उस्मान खान है। अब इसमें भी अगर देखें, सो फिर वही बात आ जाती है कि कॉम्बिनेशन क्या होगा। अब इसमें ना मैं समझ रहा था कि फैसल अकरम को यार होना चाहिए था, मुझे वो भी अच्छा लगा था कि आप इसी तरह कर सकते थे कि सुफियान को आप T20 में रखें, फैसल को आप वनडे में लेके चलते। और भी कई प्लेयर्स ऐसे जो कि हो सकते थे, लेकिन आने वाले टाइम में आई थिंक अभी कंफर्म होगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही है, लेकिन आई थिंक हमें उसको हम रख सकते थे, फैसल अकरम को, ताकि उसको भी देख लेते कि वो किस तरह की बॉलिंग करता है। बाकी आई थिंक ये भी ठीक है कि सुफियान को जरा इसमें देख लें, लेकिन आई थिंक T20 उसको बहुत ज़्यादा भी खिलाना चाहिए था। उसके बाद
किया जा सकता था, लेकिन ये भी ठीक है। उसके बाद अगर टेस्ट स्क्वाड को देखें तो शान मसूद कैप्टन है, वाइस कैप्टन है सऊद शकील। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे अगर तीनों टीमों में आप देखोगे ना तो वाइस कैप्टन अनाउंस किया हुआ है टेस्ट में सिर्फ कि वाइस कैप्टन सऊद शकील है, जो कि मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और ये इस चीज़ का साइन भी है कि सलमान को बाहर बिठाया जा सकता है। जो कि आई थिंक ये अब डिमांड भी कर रहा है कॉम्बिनेशन टीम का बनाने के लिए। उसके बाद अगर देखें तो आमिर जमाल है। आमिर जमाल अब आपको नजर आते नहीं है वाइट बॉल में। अब ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अलार्मिंग नहीं है, वो इसलिए कि आमिर जमाल ने भी कोई इतना ज़्यादा इंप्रेस किया नहीं है, स्पेशली वाइट बॉल में। अगर मैं उनकी अभी टेस्ट की कोई परफॉर्मेंस भी देखूं तो मुझे दूर दूर तक जाके ना बहुत, अगर मेरे बिल्कुल एकदम सामने आ जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया वाली एक परफॉर्मेंस आती है जहाँ भी उन्होंने आउट भी किया और बैटिंग से भी परफॉर्म किया था। सो वो उनके साथ अभी बहुत इश्यूज हैं। एक तो मुझे उनका फिटनेस का इशू बहुत बड़ा लगता है कि उनको फिटनेस पे अपना बहुत काम करना है। उसके बाद ना उनका कंट्रोल मुझे उस तरह से लगता नहीं है एज अ फास्ट बॉलर भी। बैटिंग में भी वो बहुत रफ लगते हैं जब वो शुरू में खेलने आते हैं, और मुझे लगता है कि जब वो रोकने की तरफ आते हैं ना डिफेंस की तरफ तो वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। सो आई थिंक उनको भी क्लैरिटी देनी भी चाहिए और उनको खुद भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि अपनी फिटनेस को बेहतर करें, और बॉलिंग बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत उनको है क्योंकि उनका कंट्रोल उस तरह से नहीं है। उनको 3-4 ओवर तो लग जाते हैं अपनी 122 से पेस लाते हुए 135 36 तक। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा अपने ऊपर ये देखना है। उसके बाद अगर देखें तो अब्दुल्ला शफीक है। अब अब्दुल्ला शफीक इसमें है, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग नाम मेरे लिए है वो हसीबुल्ला का है कि हसीबुल्ला इसमें है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छी चॉइस है, उसको होना चाहिए था। और इसके साथ साथ बाबर आजम भी है। यार मुझे ना एक नाम तंग करता है कि उसको हमने उस टाइम पे मौका नहीं दिया जिस टाइम पे वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा कर रहा था। अभी रिसेंटली भी उसको मैंने इमर्जिंग एशिया कप नहीं था आई थिंक, इमर्जिंग कप कोई हो रहा था, पता नहीं एशिया कप था कौन सा था, उसमें उसने 150 किया था तेज, लेकिन हमने बाद में फिर हैदर अली की जगह पे उसको खिलाया था। अगले मैच में हमने हैदर अली को भी खिला लिया था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। रुहेल नज़ीर को मुझे लगता है कि हम वनडे में भी T20 में भी उसको हमने मौका नहीं दिया, देना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती है आई थिंक ये। और हसीबुल्ला आई थिंक ठीक है, उसको टेस्ट में डालना चाहिए था। और उसके बाद फिर खुरम शहजाद है। अब खुरम शहजाद वापस आए हैं, ये इंजर्ड थे पहले, तो ठीक है ये एक बिल्कुल डायरेक्ट चॉइस थी। उसके बाद मीर हमजा है, फिर उसके बाद मोहम्मद अब्बास है। अब मोहम्मद अब्बास जब बाहर हुए थे ना तो वो उनकी मेरे ख्याल से आखिरी मैच में 7 आउट उन्होंने किए थे। सो पता नहीं क्यों वो बाहर हुए थे। 2021 में वो आखिरी मैच अपना खेले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो वो वापस आए हैं, अच्छी चीज़ है, उनको खेलना चाहिए था आई थिंक। हमें 2 साल में मुझे नहीं समझ आई कि वो बाहर क्यों थे टेस्ट स्क्वाड से। और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर, नसीम शाह है, नुमान अली है, साइम अयूब है और सलमान अली आगा। अब इसमें ना नुमान अली आपको नजर आ रहे हैं, अब साजिद खान नहीं है। अब साउथ अफ्रीका को देख के हमने ये चीज़ कर दिया कि यार एक स्पिनर काफ़ी है, उसके साथ आगा मे बी ये ठीक है सोच, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि रखा जा सकता था क्योंकि वो साजिद और नुमान जो है ना वो बैटिंग भी कर लेते हैं कि कई जगहों पे ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे हम उनको डाल सके। कॉन्फिडेंस के लिए आई थिंक बेहतर होता है, आप टीम में उसको रख सकते थे, चाहे प्लेइंग 11 में ना होते वो, लेकिन आई थिंक रखा जा सकता था। मे बी 2 मैचेस उधर हैं, एक मैच दोनों को खिलाया जा सकता था, ऐसा कुछ भी किया जा सकता था। वो कॉन्फिडेंस के लिए आई थिंक वो चीज़ बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो इस टीम में नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है उनको होना चाहिए था। बाकी आई थिंक अगर देखें तो आकिब जावेद मुझे नज़र नहीं आई, पता नहीं अब वो फिटनेस की वजह से नहीं है, और पता नहीं उनको अब क्यों मौका नहीं दिया गया। उनको आई थिंक दिया जा सकता था मौका आकिफ को, और स्पेशली वाइट बॉल में आई थिंक मुझे लगता है उनको खिलाया जा सकता था वाइट बॉल में, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है उनको T20 और ODI दोनों खिलाए जा सकते थे। अब बॉलिंग में अगर हम देखें ना तो नसीम शाह इसमें है, नसीम शाह मुझे नज़र नहीं आए, उसमें भी है ठीक है। और T20 में नहीं है नसीम शाह, नसीम शाह टेस्ट में और ODI में है, शाहीन नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। और ये चेंजेस ना ये पहले भी हो सकते थे जो कि नहीं हो रहे थे, हम कुछ प्लेयर्स को बार बार खिलाई जा रहे थे, और मुझे ना आई थिंक लगता है कि अभी भी हम अपने प्लेयर्स को ना टेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये सिर्फ ये सिलेक्शन कमेटी की वजह से है कि वो आई थिंक मैं कहूँगा कि एटलीस्ट किसी हद तक, काफ़ी हद तक न्यूट्रल होकर ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको खिलाया जा रहा है ताकि उनको टेस्ट किया जाए कि उनकी एबिलिटीज़ क्या है। इरफान खान को भी अब
आई थिंक मौके इतने मिल गए और उनको अब यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना लास्ट मैच में उन्होंने जो कुछ 2-3 चौके मारे थे तैयब ताहिर के साथ एंड में, अब जिस नंबर पे वो खेल रहे थे ना वहाँ पे हमें ना खड़े, मैंने ना पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई प्लेयर ऐसा देखा नहीं है रिसेंट टाइम्स में भी जो खड़े होकर ना क्या क्या छक्के मारे। मैक्सवेल जिस तरह से मारता है ना, मुझे वो ऐसा कोई प्लेयर नजर ही नहीं आया। अफरीदी के बाद ऐसा कोई नजर ही नहीं आया। इवन अब्बास को हमने उस तरह से मौके नहीं दिए। अब्बास से हम बैटिंग में वो चीज़ें ले सकते हैं, इसके अंदर वो एबिलिटी है, उसका बैट का फ्लो ऐसा है। सो आई थिंक अब्बास में भी वो चीज़ थोड़ी बहुत नजर आती है। लेकिन वो जो एक बिल्कुल कहे ना कि बिल्कुल साइड में यार ये खड़ा हो गया ना, अब हमें खड़ा हो गया छक्के मारेगा। जिस तरह लियम लिविंगस्टन हमें इंग्लैंड की टीम में मिलता है, मैक्सवेल हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में तो आई थिंक अब बहुत सारे हैं, वो सारे प्लेयर उनके वैसे ही हैं कि जो कि छक्के मार सकते हैं आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो मैं अगर अभी अपनी सारी टीमों में देखूँ, मुझे ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आता कि जो खड़ा होके क्या के छक्के मारे। और नहीं, मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता। तैयब से, अब तैयब को मैंने देखना है, अब मैंने तैयब का टेम्परामेंट चेक करना है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है खेलता हुआ, जिस तरह ये खेलता है। एक तो ये डॉट्स की तरफ नहीं जाता, और एक तो ये जब चौका छक्का लगाना जाता है ना, ये बाउंड्री लगा सकता है कि इसके पास शॉट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल बॉलर कहीं भी बॉल करता है, इसके पास वहाँ का शॉट होता है, एटलीस्ट ये वहाँ पे चौका मार सकता है। मैंने इसको देखा, ये पिछले मैच में भी देखा, मैंने इसको पहले भी देखा हुआ है। सो ये आई थिंक इसको मौके देने चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये साउथ अफ्रीका वाले टूर पे ये T20 और वनडे में ये चौथे नंबर पे शायद खेल ले, क्योंकि इसको खेलना चाहिए चौथे नंबर पे, आई थिंक चौथे पांचवें नंबर, ताकि इसको टाइम थोड़ा सा मिले और ये बेहतर परफॉर्म कर सके। और ये चैंपियंस ट्रॉफी में ये होना ही चाहिए। और मैं इससे ना, मुझे लगता है कि इसको ना ओडीआई में स्कोर करना चाहिए और अच्छे स्कोर, लंबे स्कोर करने चाहिए, ताकि ना ये इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए खेलने के लिए आई थिंक। और ये मुझे लगता है कि इसको कंडीशन जिस तरह से तंग नहीं करेंगी, जिस तरह से ये खेलता है, इसका फ्लो जिस तरह से बैटिंग का, इसकी गेम जिस तरह की है, ये बिल्कुल वो नहीं है कि बिल्कुल बस नीचे नीचे बॉल आएगा। ये बाउंस को भी अच्छा खेलता है, हर चीज़, मतलब इसको कोई, मुझे लगता नहीं है कि प्रॉपर बैट्समैन ही है और इसको कोई चीज़ तंग करेगी ऐसी कंडीशन वाइज, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इसको ऑस्ट्रेलिया में भी हम मौके दे सकते थे, मुझे लगता है कि वहाँ पर भी इसको टेस्ट किया जा सकता था, क्योंकि हमने बाकी प्लेयर्स को वहाँ पर मौके दिए T20 में, और वहाँ पर भी इसको खिलाया जा सकता था। वहाँ पर ये नहीं था, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी शॉकिंग लगी थी। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। लेकिन ठीक है, जिस तरह साजिद खान, मुझे लगता कोई ज़रूरत नहीं थी उनको निकालने की। फैसल अकरम को इवन एक फॉर्मेट में खिलाया जा सकता था। इसी तरह और कौन है, रुहेल नज़ीर की मैं बात करूँ, आकिब जावेद, ये प्लेयर हो सकते थे। इवन इमाम की अब पता नहीं क्या, इमाम के ऊपर आई थिंक थोड़ी सी बात मैंने ये भी सुनी थी, कई लोग ऐसी बात कर रहे थे कि शायद वो उस वजह से बाहर है कि ये आई थिंक टीम की कोई क्या कहते हैं, जो बातें इनकी होती थी ड्रेसिंग रूम में, वो लीक करते थे। पता नहीं अब ये बातें सच है कि नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर वो वजह है तो फिर ठीक है। लेकिन आई थिंक ये बेहतर, मुझे लगता है कि उनकी जो गेम थी ना, मैं उनको बहुत पहले से देख रहा हूँ। जब ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले थे, आई थिंक समी असलम के साथ ओपन करते थे। सो मैं उनसे उस टाइम से देख रहा हूँ इनको, और मुझे लगता था कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे और लंबे स्कोर करेंगे। लेकिन ये लंबे स्कोर वाली जो बात है ना, ये कोई इतनी ज़्यादा देखने को मिली नहीं है। वो 70-80 इनका मिलता था कि जब ये अच्छी फॉर्म में होते थे 70-80 करते थे, फिर आउट हो जाते थे, और 100 भी करते थे, तो फिर लंबा 100 नहीं होता था। सो बाकी आई थिंक ठीक है टीम, और मुझे लगता है कि हमें कॉम्बिनेशन ट्राई कर, जल्दी से जल्दी हमें ना अब कॉम्बिनेशन अपने बना लेनी चाहिए कि क्या हमें टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लेके जानी है। वाइड बॉल में तो अभी कॉम्बिनेशन कोई समझ नहीं आ रहा। टेस्ट में मुझे थोड़ा सा ये देखना कि अगर कामरान और बाबर दोनों खेलते हैं तो कैसे खेलेंगे, और देखते हैं अब क्या होता है। मोहम्मद अब्बास भी अब हैं, और आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी आई थिंक देखते हैं फिर क्या होता है।